सो गाइस कुछ साल पहले एक सीरीज आई थी जिसका नाम था मिर्जापुर, जिसने क्राइम और पावर की दुनिया को एक नए लेवल पर दिखाया था और लोगों में इस सीरीज का बहुत ज्यादा हाइप था। लेकिन अब हाल ही में एक और नई सीरीज आई है जो बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है, मगर इसका अंदाज और कहानी उससे भी ज्यादा खतरनाक है और इसमें भी हमें एक मुन्ना भैया देखने को मिलेगा। पावर बदला और क्राइम से भरी इस दुनिया में हर कोई अपना गेम खेल रहा है। तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक सीरीज कप्तान की पूरी स्टोरी को। एक ही वीडियो में हमने इसके सारे एपिसोड को कवर किया है ताकि आपको पूरी स्टोरी एक ही बार में समझ में आ जाए। सीरीज की शुरुआत लखनऊ शहर से होती है, जहां पर पुलिस एक खतरनाक क्रिमिनल भैया जी को कोर्ट लेकर जा रही थी। भैया जी का धंधा बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेचने का था। हालांकि पुलिस उसे पकड़ चुकी थी, लेकिन उसका घमंड बिल्कुल भी कम नहीं था। रास्ते में वो एक कांस्टेबल से कहता है, भैया नहीं भैया जी कहकर बुलाओ। इतने दिनों से मैं तुम्हारी कस्टडी में हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ। और ये कहकर वो हंस जाता है। तभी अचानक कुछ लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं और अब चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे लोग भैया जी को अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा सीन जाता है एसएसपी समरदीप सिंह पर, जहाँ मीडिया उनसे सवाल कर रही थी। रिपोर्टर पूछ रहे थे कि भैया जी को तो पुलिस ने पकड़ लिया है और आज उसे कोर्ट भी लेकर जाया जा रहा है, लेकिन उन 9 बच्चों को उसने किडनैप किया था, उनका क्या हुआ। समर कहता है, जो कहानी की स्टार्टिंग हुई है तो एंड भी जरूर होगा। अब वो उनके सवालों का जवाब दे ही रहा था कि तभी उसके पास कॉल आता है और उसे खबर मिलती है कि कुछ लोगों ने हमला करके भैया जी को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया। और अब ये सुनते ही समर टेंशन में आ जाता है। तभी उसका सीनियर उसे काफी डांट लगाता है और कहता है कि अगर पुलिस कस्टडी में रखा आरोपी भी सुरक्षित नहीं है तो बाकी चीजों को हम कैसे संभालेंगे। वो गुस्से में कहता है कि तुम खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हो, फिर भी तुम्हारी कस्टडी से इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे फरार हो गया। तो गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि समर अब तक 35 एनकाउंटर कर चुका है। खैर, वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और सीधा एक अड्डे पर जाता है, जहां हमें पता चलता है कि असल में भैया जी को समर ने ही किडनैप करवाया था। और अब समर भैया जी को एक बच्चे की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने इस बच्चे को किडनैप किया है। जिस पर भैया जी कहता है कि नहीं, मैंने इस बच्चे को किडनैप नहीं किया है। अब समर सीधा भैया का एनकाउंटर करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी भैया कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें उन 9 बच्चों का पता कभी नहीं मिलेगा जिन्हें मैंने किडनैप किया है। जिस पर समर कहता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से बच्चे किडनैप तो बिल्कुल नहीं होंगे। और अब भैया काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत समर को उन बच्चों की लोकेशन बता देता है। जिसके बाद समर की टीम वहां पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बचा लेती है, लेकिन उनमें से एक बच्चा पहले ही मारा जा चुका था। खैर, उसके बाद हम देखते हैं समर भैया जी को उन परिवारों के पास लेकर जाता है जिनके बच्चों को उसने किडनैप किया था। सभी बच्चों को वापस पाकर परिवार वाले काफी खुश होते हैं, लेकिन जिस बच्चे की मौत हो चुकी थी उसका बूढ़ा पिता बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। और अब वो उस बूढ़े पिता से माफी मांगता है क्योंकि समर उसके बेटे को बचा नहीं पाया था। इसके बाद वो सबके सामने भैया जी के सिर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब सुबह न्यूज में ये खबर चलती है कि भैया की डेड बॉडी सुनसान जगह पर मिली है। अब उसको किसने मारा, बस यही खबर मीडिया में चल रही थी। वहीं समर अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर हम उसकी पत्नी को देख पाते हैं, जिसका नाम सोनिया था, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी। वहीं उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। लेकिन समर और सोनिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि सोनिया का मानना था कि किसी भी क्रिमिनल को सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट को है, और वहीं समर का मानना था कि कोर्ट तो सिर्फ तारीख देता है, सजा नहीं। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। बातों ही बातों में सोनिया एक डी के नाम के लड़के का जिक्र करती है। वो कहती है कि समर, असल में तुम उसकी मौत का गुस्सा बाकी क्रिमिनलों पर निकाल रहे हो। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि डी के समर के छोटे भाई के जैसा था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन 12 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। सो गाइस, ये डी के कौन था, इसका खुलासा हमें आगे सीरीज में होगा। फिलहाल इतना पता चलता है कि डीके की मौत और बन्नी के गायब होने की वजह से समर काफी डिप्रेशन में रहता है, यहाँ तक कि रात में उसे नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती है। सो गाइस, बन्नी ये वही लड़का है जिसकी फोटो समर ने भैया जी को दिखाई थी, जो कि 12 साल पहले गायब हो गया था, और समर उसे अपने छोटे भाई के जैसा मानता था। और अब ये बन्नी कौन है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूपी के ज्वालाबाद तहसील में, जहाँ पर हमें साहिन भाई को दिखाया जाता है। साहिन भाई ने बचपन से एक अनाथ लड़के को पाला था जिसका नाम था कबीर, और आज वही उसका राइट हैंड बन चुका था। कबीर ही उसके ज्यादातर धंधों को संभालता था। एक दिन कबीर मुन्ना भाई के शराब बनाने वाले अड्डे पर छापा मार देता है और वहाँ उनके लोगों को पीट कर एक ट्रक भरकर शराब अपने साथ ले आता है। और ये देखकर शाहीन काफी ज्यादा खुश होता है और उसे शाबाशी देता है, क्योंकि कबीर ने मुन्ना के अड्डे को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। सो गाइस, चलिए अब मुन्ना के बारे में जान लेते हैं। कभी पूरे ज्वालाबाद में कभी शाहीन भाई का दबदबा था। सड़क के ज्यादातर टेंडर और शराब का कारोबार उसी के कब्जे में चलता था। शुरुआत में मुन्ना भी उसी के लिए काम करता था, लेकिन बाद में उसने खुद कच्ची शराब बनाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए मुन्ना को एक दिन एक नेता का सहारा मिल गया, और फिर उसने शाहीन के सारे धंधे बंद करवा कर पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। और अब हालात ऐसे हैं कि शाहीन भाई एक हवेली तक सीमित रह गया है, जबकि बाहर हर तरफ सिर्फ मुन्ना का ही राज चलता है। और अब शाहीन भाई की बस एक ही चाहत रह गई थी कि किसी भी तरह ज्वालाबाद पर दोबारा से
उसका कब्जा हो जाए और वो कबीर से कहता है कि मुझे दोबारा से ज्वालाबाद चाहिए। खैर इसके बाद सीन मुन्ना पर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कबीर ने उसके बड़े भाई टीनू को थप्पड़ मारकर बुरी तरीके से पीटा है और उसके एक शराब के ठेके को भी तबाह कर दिया है, साथ ही ट्रक भर के शराब भी ले गया। ये सुनते ही मुन्ना गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत कबीर को मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर मुन्ना को शराब के नुकसान का उतना दुख नहीं था, बल्कि उसे इस बात का गुस्सा था कि कबीर ने उसके बड़े भाई टीनू पर हाथ कैसे उठा दिया। मुन्ना कबीर को मारने के लिए निकल ही रहा था, तभी उसके पास सागवान नाम के एक नेता का कॉल आता है, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुका था, लेकिन फिलहाल में वो सत्ता में नहीं था। और अब जो मुन्ना सागवान के पास पहुंचता है तो वो उसे समझाता है कि तुम अपने सपने पे कॉन्सेंट्रेट करो, कबीर वाला मैटर बाद में देख लेना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सागवान का सपना था सत्ता में दोबारा आने का, वहीं मुन्ना का सपना था देसी नहीं बल्कि अंग्रेजी शराब बनाकर पूरी यूपी में उसका सप्लायर बनने का। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे पैसे और पावर दोनों की जरूरत पड़ेगी। सागवान उसे बताता है 180 करोड़ का सड़क का टेंडर निकलने वाला है और इस पर मुन्ना कहता है टेंडर तो उन्होंने पहले ही भर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उनके हाथ लगेगा। सागवान कहता है कि अभी तुम केवल टेंडर पे ध्यान दो, कबीर को बाद में देख लेंगे, और वो भी यहाँ पर उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शाहीन भाई को भी ये टेंडर चाहिए था और वो भी इसे पाने की कोशिश कर रहा था। वो कबीर से कहता है जिसके पास टेंडर होगा वही ज्वालाबाद पर कब्जा करेगा। खैर इसके बाद हमारा सीन जाता है दिनेश नाम के एक आदमी पर, जो कि टेंडर भरवाने का काम किया करता था। कबीर उसके बच्चे और उसकी पत्नी को किडनैप कर लेता है और उसे जबरदस्ती शाहीन भाई के नाम पर टेंडर भरवा लेता है। खैर उसके बाद टेंडर वाला दिन भी आ जाता है और वहाँ पर दोनों पार्टियां आमने सामने थी। सभी को उम्मीद होती है कि टेंडर शाहीन भाई के नाम पर खुलेगा, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ये टेंडर मुन्ना को मिल जाता है और अब कबीर सीधा दिनेश के ऑफिस जाता है। उसे लगता है कि दिनेश ने उसे धोखा दिया था, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाता है तो देखता है कि दिनेश को तो कोई पहले ही मार चुका था। और अब कबीर उसे देखकर काफी शौक में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इल्जाम उसके ऊपर आएगा। तब यहाँ पर प्रीत नाम की एक डीएसपी अपनी टीम के साथ आ जाती है और उसे लगता है कि कबीर ने ही दिनेश को मारा है और इसीलिए वो अपनी टीम के साथ उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। कबीर भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। उधर मुन्ना को भी अब टेंडर मिल गया था, इसीलिए वो अपने आदमी कबीर के पीछे लगा देता है। वहीं शाहीन भाई भी अपने आदमियों के साथ कबीर को बचाने के लिए निकल पड़ता है और अब कबीर और पुलिस के कांस्टेबलों के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। तभी डीएसपी प्रीत कबीर के हाथ को शूट कर देती है। तभी वहाँ पर मुन्ना के भेजे आदमी आ जाते हैं और दूसरी तरफ से शाहीन भाई भी कबीर को बचाने के लिए अपने आदमियों के साथ आ जाता है और अब यहाँ पर तीनों पार्टीज के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है और तभी मौका देकर शाहीन कबीर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। देन हम लखनऊ में समर को देखते हैं, जो कि अपने एक इन्फॉर्मर राघव से मिलता है। राघव पिछले 12 सालों से उसके लिए खबरी का काम किया करता था। राघव समीर को बताता है कि ज्वालाबाग में 4 पुलिस कांस्टेबल और 2-3 और लोग मारे गए हैं। खैर इसके बाद हमारा सीन मुन्ना पर जाता है, जहां पर उसे मिलने के लिए डीएसपी प्रीत आती है और यहां पर हमें पता चलता है कि प्रीत मुन्ना के साथ मिली हुई थी। उसी के कहने पर उसने कबीर पर दिनेश के मर्डर का झूठा आरोप लगाया और उसका पीछा किया। प्रीत लगातार मुन्ना को सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती है और इसके बदले वो काफी बड़ी रिश्वत भी लेती है। देन हम देखते हैं लखनऊ में सीएम एक मीटिंग बुलवाते हैं, जहाँ पर सारे ऑफिसर मौजूद होते हैं, जिनमें समरदीप सिंह भी था। सीएम कहते हैं ज्वालाबाद में क्राइम बढ़ गया है और इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो इसे रोक सके। तभी समर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे 4 महीने का टाइम दीजिए, मैं ज्वालाबाद से सारा क्राइम मिटा दूंगा। खैर इसके बाद समर को ज्वालाबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। ज्वालाबाद पहुंचते ही समर सारे ऑफिसर्स और पुलिस वालों को इकट्ठा करता है और सीधा बोलता है कि आज के बाद अगर किसी ने रिश्वत ली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और अब समर अपने तरीके से दिनेश के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। वही हमारा सीन चाहता है 2 बिजनेसमैन पर, जिन्होंने इस 180 करोड़ के रोड टेंडर को निकलवाया था और सागवान के जरिए मुन्ना को दिलवाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये टेंडर 180 करोड़ का था ही नहीं, ये तो सागवान और मुन्ना और बाकी लोगों के लिए सिर्फ 180 करोड़ का था, लेकिन असल में इसकी कीमत 5000 करोड़ होने वाली थी। खैर उसके बाद हम मुन्ना को देखते हैं, जो अपने रोड के काम के लिए खेतों की तरफ निकल जाता है। जिस जगह से रोड निकलना था वो जगह को छोड़कर सीधा किसानों की जमीन से रोड निकालने की तैयारी स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर किसान इकट्ठा होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था जहाँ से रोड बनना है तुम वहीं से रोड बनाओ, ये हमारी जमीन है और हम तुम्हें अपनी जमीन नहीं देंगे। मुन्ना जवाब देता है अब ये सारी जमीन मेरी है, तुम लोगों को मुआवजा मिल जाएगा। और अब किसान इसके लिए नहीं मानते तो मुन्ना उनकी खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलवा देता है, जिससे उनकी सारी फसल तबाह हो जाती है। और अब वो सारे किसानों को धमकाने लगता है और फेक डॉक्यूमेंट बनाकर उनकी सारी जमीन को अपने एक आदमी डमरू के नाम पर रजिस्टर करवा देता है। और तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस का कहना था कि तुम सभी लोग मिलकर मुन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दो, देन हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि किसके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन मास्टर जी और किसान मुन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ समर दिनेश के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। काफी पूछताछ के बाद वो दिनेश की पत्नी को बुलाता है। वो बताती है कि मेरे पति तो सिर्फ टेंडर भरते थे, लेकिन राम प्रसाद जी उन्हें खोलते थे। मेरे पति ने टेंडर शाहीन भाई के नाम पर लिखा था, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया था। और अब पता नहीं आखिर में वो टेंडर कैसे बदल गया। न टेंडर बदलता, न ही कबीर मेरे पति को मारता।
खैर अब ये सुनने के बाद समर सीधा रामप्रसाद को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और ठीक उसी वक्त प्रीत भी मुन्ना को मैसेज कर देती है कि समर को रामप्रसाद के बारे में पता चल गया है। समर सीधा रामप्रसाद के घर पहुंचता है, लेकिन रामप्रसाद पहले ही जा चुका था। समर उसका इंतजार करता है जब तक कि वो वापस नहीं आता। रामप्रसाद सोचता है कि शायद पुलिस चली गई होगी। जैसे ही वो घर के अंदर लौटता है समर उसे पकड़ लेता है। देन फिर उसे थाने लाकर जमकर पीटा जाता है और आखिरकार रामप्रसाद अपना मुंह खोल देता है। वो बताता है कि सागवान के कहने पर मैंने टेंडर बदल दिया था, वरना टेंडर तो साहिन के नाम पर ही खुलने वाला था। दूसरी तरफ मास्टर जी और बाकी गांव वाले मुन्ना के खिलाफ मीटिंग करते हैं और वो तय करते हैं कि आगे क्या करना है। और ये खबर सागवान को पता चल जाती है और वो मुन्ना को बता देता है। मुन्ना अपने आदमियों के साथ उन गांव वालों को पिटवाता है। तभी प्रीत उसे कॉल करके बता देती है कि रामप्रसाद ने अपना मुंह खोल दिया है। और अब मुन्ना प्रीत के जरिए समर को गलत सूचना भेज देता है कि गाँव वाले और कुछ गुंडों के बीच मुठभेड़ हो गई है। और अब समर थाने से निकल जाता है। इसी का फायदा उठाकर मुन्ना का एक आदमी डमरू थाने के अंदर आता है और रामप्रसाद को जान से मार देता है, क्योंकि अगले दिन रामप्रसाद को समर कोर्ट लेके जाने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ मुन्ना के आदमी गांव वालों को पीट रहे थे। तभी कबीर भी वहां पर पहुंच जाता है और गांव वालों की मदद करता है। और अब समर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच चुका था। जैसे ही कबीर पुलिस को देखता है वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। समर उसका पीछा करता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। असल में समर जिस बंदी को अपना छोटा भाई समझता था, जो कि 12 साल पहले लापता हो गया था, कबीर कोई और नहीं बल्कि वही बंदी है जो अब बड़ा होकर कबीर बन गया है। तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं समर 4 अनाथ बच्चे डीके, बन्नी और 2 अन्य की पूरी जिम्मेदारी उठाता था। वह उन्हें पढ़ाता लिखाता और बड़ा करता था। डीके और बन्नी समर की तरफ बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे और डीके उनमें सबसे बड़ा था। एक दिन डीके समर के पीछे जाकर उन गुंडों के पीछे चला गया जिन्हें समर काफी टाइम से ढूंढ रहा था, और गुंडों ने डीके को शूट कर दिया और वो वहीं पर मारा गया। समर उसे बचाने में असफल रहा था। बन्नी और बाकी 2 बच्चे भी अचानक लापता हो जाते हैं। समर ने उन्हें काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे आज तक नहीं मिले। और अब ये बच्चे साइन भाई को मिल गए, जिन्हें वो अपने घर ले गया और बचपन से ही पाला पोसा। और अब बन्नी बड़ा होकर कबीर बन गया, जो कि साहिन भाई का राइट हैंड था। और अब कहानी प्रेजेंट में लौट आती है। जैसे ही कबीर समर को देखता है तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और अब उसे किसी भी तरीके से अपने बड़े भाई डीके की मौत का बदला लेना था, क्योंकि उसको लगता था कि समर की वजह से डीके की मौत हुई थी। खैर अब समर कबीर को अरेस्ट करने वाला था कि तभी सारे गांव वाले आ जाते हैं, क्योंकि अब सारे गांव वाले कबीर का साथ दे रहे थे। और इस तरीके से कबीर एक बार फिर पुलिस से बच जाता है। और अब जब समर थाने लौटता है तो उसे पता चलता है कि कोई रामप्रसाद को थाने में मारकर चला गया। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उस समय जो भी कांस्टेबल ऑन ड्यूटी थे उन्हें सस्पेंड कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर समर को मारने के लिए पागल हो चुका था। वो किसी भी तरीके से समर को खत्म करना चाहता था। इसीलिए वो साहिन भाई से पूछता है कि अगर आपका कोई दुश्मन है और वो आपसे ताकतवर है और अचानक से वो आपकी नजरों के सामने आ जाए तो आप क्या उसे जान से मार दोगे? जिस पर साहिन जवाब देता है, हाँ मैं उसको मारूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले उससे दोस्ती करूंगा, उसके दिल में जगह बनाऊंगा और मौका पाकर अचानक मार दूंगा। और अब ये बात कबीर के दिमाग में फिक्स हो जाती है। देन हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम दीक्षा है और दीक्षा और कबीर एक दूसरे को प्यार करते हैं। उधर समर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है कि रामप्रसाद को जेल में किसने मारा। और थोड़ी खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि ये मुन्ना का आदमी डमरू था। और अब समर डमरू को पकड़ने के लिए तुरंत मुन्ना के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर प्रीत भी मुन्ना को मैसेज कर देती है कि समर तुम्हारे घर आ रहा है, और मुन्ना तुरंत समर के स्वागत की पूरी तैयारी कर लेता है। जब समर मुन्ना के घर पर पहुंचता है तो उसका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। मुन्ना उसे माला पहनाता है, फूल बरसवाता है, लेकिन बातों ही बातों में वो समर को धमकाने की कोशिश भी करता है। समर उसकी धमकी से डरने वाला नहीं था और ईंट का जवाब पत्थर से देता है एंड वो डमरू को पकड़ कर वहां से ले जाता है। सो गाइस, मुन्ना और समर के बीच जो कन्वर्सेशन होती है वो काफी धमाकेदार थी एंड पुलिस की कस्टडी में डमरू की पिटाई चल रही थी। तभी समर के पास उसकी वाइफ सोनिया का कॉल आता है। सोनिया बताती है कि ये 180 करोड़ का रोड टेंडर तो है ही नहीं, असल में ये सिर्फ बहाना है। आसपास की जमीन की कीमत आगे चलकर 5000 करोड़ होने वाली है। वो कहती है मुन्ना और सागवान तो छोटे खिलाड़ी हैं, ये तो बहुत बड़ा गेम है। एंड अब जब ये बातें सोनिया समर को बता रही थी तो ये सारी बातें प्रीत भी सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना गाँव में एक घर के अंदर घुसता है। घर में एक औरत, उसका पति और एक छोटी बच्ची होती है। मुन्ना जैसे ही घर में एंट्री करता है, पति अपनी बच्ची को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और मुन्ना उस औरत के साथ संबंध बनाता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये औरत मुन्ना का पहला प्यार थी। पहले जब मुन्ना के पास कुछ भी नहीं था तब इस औरत की शादी हो चुकी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद मुन्ना ने फिर से उसे ढूंढ लिया और इस गाँव में ले आया। और जब भी मुन्ना परेशान या टेंशन में होता था वो उस घर में जाता और उस औरत के साथ रहता था। बच्ची के बारे में अभी तक ये पता नहीं था कि वो बच्ची मुन्ना की है या फिर उसके पति की। चूंकि मुन्ना का चारों तरफ खौफ था, इसीलिए उसका पति भी डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता था। खैर उसके बाद हमारा सीन सागवान पर जाता है, जो 2 बिजनेसमैन से मिलता है और ये वही थे जिन्होंने 180 करोड़ के रोड टेंडर सागवान के लिए दिलवाया था। और वो उस पर दबाव डालते हैं कि जल्दी से जल्दी रोड का काम पूरा करो। सागवान उन्हें शांत करता है और कहता है कि मेरा आदमी मुन्ना लगा हुआ है, काम जल्दी हो जाएगा। और अब मुन्ना पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे।
इसीलिए वो रात में गांव पहुंचता है और कुछ किसानों को खेतों में फांसी पर लटका देता है, वो भी सबके सामने। फिर वो सभी किसानों को धमकी देता है कि मंगलवार तक सारे सिग्नेचर और रजिस्ट्री पेपर्स मुझे चाहिए, और डर के मारे सारे गाँव वाले इसके लिए मान जाते हैं। अगले दिन पुलिस गाँव पहुंचती है जहाँ मुन्ना ने 5 किसानों को फांसी पर लटका दिया था। सभी को बताया जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की है। कोई भी मुन्ना के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। और तभी हमें प्रकाश दिखाया जाता है जो कि वर्तमान में सीएम है, ईमानदार और ऑनेस्ट नेता, जिसे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो सांगवान का प्रतिद्वंदी भी था। देन हम देखते हैं समर अपने खबरी साहिल को कॉल करता है और साक्षी का पता निकलवाता है, क्योंकि उसे पता था कि कबीर साक्षी से प्यार करता है और समर उसे अपने साथ मिलाना चाहता था। समर जानता था कि कबीर ने दिनेश को नहीं मारा है, बल्कि मुन्ना ने उस पर झूठा आरोप लगवाया था। और अब चूंकि गाँव वाले भी कबीर का साथ दे रहे थे, इसीलिए अब समर उसे अपने साथ करना चाहता था। अब समर साक्षी से मिलता है और उसे वादा करता है कि अगर कबीर मेरे लिए काम करेगा और पुलिस का खबरी बनेगा तो तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। साक्षी को यह बात सही लगती है, इसलिए वो कबीर को इसके लिए मना लेती है। और इसके लिए कबीर पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसे अपने भाई डीके का बदला समर से लेना था। और अब कबीर समर से मिलता है और उसका खबरी बनने के लिए तैयार हो जाता है। और अब समर और कबीर एक साथ हो जाते हैं और वो लोग एक टीम की तरह काम करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ प्रीत मुन्ना से मिलती है और उसे बताती है कि ये 80 करोड़ का रोड टेंडर कुछ भी नहीं है, असली कीमत तो 5000 करोड़ का है। और ये सुनकर मुन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि मुन्ना को लग रहा था कि ये सारा सागवान का गेम है, मुझे सिर्फ 80 करोड़ दिखा रहा है, बाकी सब खुद खा रहा है। लेकिन जब वो सागवान से मिलता है तो पता चलता है कि सागवान को भी कुछ नहीं पता था। असल में उसके लिए ये सिर्फ 180 करोड़ का ही रोड टेंडर था। वहीं दूसरी तरफ कबीर समर को मुन्ना के देसी शराब के अड्डों की लोकेशन दे देता है और अब समर वहाँ पर रेड के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब समर रेड डालता है तो किसी अड्डे से कुछ भी नहीं मिलता, न शराब ना कोई सबूत। ये देखकर वो काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है, आखिर शराब गई तो गई कहाँ। वहीं हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि मुन्ना ने शहर से बाहर जंगल के इलाके में अपनी एक अंग्रेजी शराब की बड़ी फैक्ट्री लगा ली है, जिसकी लोकेशन किसी को भी पता नहीं थी। और मुन्ना अपनी छुपी फैक्ट्री में ही अंग्रेजी शराब बना रहा था, जिसके लिए उसे एथेनॉल की जरूरत पड़ती थी और वो इसे बाहर से अपने भरोसेमंद दोस्तों और जानकारों के जरिए मंगवाता था। वहीं सांगवान और मुन्ना सीधा उन 2 बिजनेसमैनों से मिलते हैं जिन्होंने उन्हें 180 करोड़ का टेंडर बताया था। मुन्ना कहता है असल में ये टेंडर 5000 करोड़ का है और मुझे इसमें अपना 30% चाहिए, और इसके लिए वो दोनों बिजनेसमैन मान जाते हैं। वहीं हम उस औरत की बेटी को देखते हैं जिसके साथ मुन्ना रिलेशन बनाता था, जो कि मुन्ना का पहला प्यार थी। वो एक दुकान पर गन लेने के लिए पहुंचती है और इसकी जानकारी समर की खबरी शाहिद को हो जाती है और वो समर को इसके बारे में बता देता है। और समर भी अब उस दुकान पर पहुंच जाता है और उस छोटी बच्ची से मिलता है, जिस पर पता चलता है कि बच्ची मुन्ना को मारना चाहती है और वो अपनी माँ का उससे बदला लेना चाह रही थी। तभी समर उसके लिए एक छोटा फोन देता है और उसे कहता है कि बेटा आज के बाद जब भी मुन्ना तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ को परेशान करने आए, तुम चुपचाप से मुझे कॉल कर देना। और बच्ची उस फोन को रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं समर अपने खबरी शाहिद के साथ रोड पर खड़ा था, तभी वहाँ से एक एथेनॉल का ट्रक निकलता है और उसे शक होता है कि मुन्ना ने शायद अपनी फैक्ट्री कहीं और शिफ्ट कर दी है। इसीलिए वो अपने ड्रोन ऑपरेटर को बुलाता है, ट्रक का पीछा करने के लिए ड्रोन हवा में उड़ाता है ताकि फैक्ट्री की लोकेशन पकड़ सके। और काफी देर तक ट्रक का पीछा करने के बाद ड्रोन से समर को मुन्ना की छुपी हुई फैक्ट्री की लोकेशन आखिर में मिल जाती है। और अब समर अपने खबरी शाहिद और कबीर को एक साथ बुलाता है और वो उनसे बात करता है। वो कबीर से कहता है कि तुम मुन्ना की फैक्ट्री पर अपने कुछ आदमियों के साथ छापा मारो और उसकी फैक्ट्री को बम से उड़ा दो, इससे तुम्हारा भी बदला पूरा हो जाएगा। अब कबीर इसके लिए मान जाता है। कबीर फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है और समर खुद डमरू को लेकर मुन्ना के घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि आज के दिन डमरू की जमानत होने वाली थी और वो उसे खुद मुन्ना के घर छोड़ने जाने वाला था। लेकिन समर उसे मुन्ना के घर की तरफ न ले जाकर के गाँव में ले जाता है और सारे गाँव वालों के सामने डमरू को बहुत ही बेरहमी से पीटता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मुन्ना से डरने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर गाँव वालों को हिम्मत आ जाती है और वो भी डमरू को काफी मारते हैं। दूसरी तरफ मुन्ना आज काफी खुश था, क्योंकि उसके आदमी डमरू को जमानत मिलने वाली थी और खुद समर उसे छोड़ने आने वाला था, इसलिए उसने दोबारा से समर के वेलकम की तैयारियां करके रखी थी। लेकिन समर जब वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ सारे गांव वाले भी थे और डमरू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुन्ना को ये देखकर काफी दुख हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी समर सबके सामने डमरू के दोनों पैरों पर गोली मार देता है और मुन्ना से कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं था, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा था, लेकिन तुम्हें सबूत चाहिए ना। इसीलिए वो सारे गाँव वालों से पूछता है कि 5 किसानों की आत्महत्या थी या फिर हत्या। और अब गाँव वाले सभी डमरू का नाम लेते हैं और अब मुन्ना के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था और समर भी डमरू को वापस थाने ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कबीर भी अपने कुछ आदमियों के साथ मुन्ना की फैक्ट्री पर पहुंचता है और वहां पर काफी गोलीबारी के बाद फाइनली वो फैक्ट्री को बम से उड़ा देता है और मुन्ना के सभी आदमी वहीं पर मारे जाते हैं। खैर अब कबीर सीधा शाहीन भाई के पास जाता है। उसने मुन्ना की फैक्ट्री बम से उड़ा दी थी, लेकिन फैक्ट्री में जो शराब, एथेनॉल और शराब बनाने की जो मशीनें थी वो सब निकाल कर वो अपने साथ ले आया था। वही शाहीन भाई को सैंपल दिखाते हुए कहता है कि मैंने मुन्ना की सारी शराब और मशीनें पकड़ ली हैं। मतलब सीधा था कि अब ये फैक्ट्री कबीर चलाने वाला है और समर को लगा कि फैक्ट्री के साथ सब कुछ छोड़ गया है, यानी कबीर ने यहाँ पर डबल गेम खेला था। और दूसरी तरफ फैक्ट्री तबाह होने की वजह से और डमरू को भी जमानत न मिलने की वजह से मुन्ना काफी परेशान था, इसीलिए वो बाहर से अपने 3 शूटरों को बुलाता है को मरवाने के लिए। और उन 3 गुंडों में एक पैरालाइज्ड भी था, जिस पर किसी को भी शक भी नहीं होगा। और अब मुन्ना काफी परेशान था, इसीलिए फिर से वो उसी औरत के घर पहुंचता है।
और बाहर उसके 3 आदमी उन्हीं शूटरों के बारे में बात कर रहे थे जो समर को मारने आए थे। और ये सब कुछ उस औरत की बेटी सुन लेती है और वो तुरंत समर को कॉल करके बता देती है कि मुन्ना ने बाहर से 3 गुंडों को बुलाया है। और समर तुरंत समझ जाता है कि मुन्ना मुझे मरवाना चाहता है। और अब समर, कबीर और उनकी पूरी टीम मिलकर पूरे इलाके को चेक करने लगती है ताकि उन तीनों के बारे में कुछ पता चल सके। तो गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2-3 दिन के बाद एक बड़ा फंक्शन होने वाला है जिसमें प्रकाश भाषण भी देने वाला है। और मुन्ना का प्लान था इसी फंक्शन में समर और प्रकाश को एक साथ मारने का। खैर, वही दूसरी तरफ कबीर और साक्षी शादी करने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए कबीर साक्षी के लिए घर खरीदता है और उसे अपने पास ले जाता है। साक्षी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साक्षी अब कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। खैर, अब फाइनली फंक्शन का दिन भी आ जाता है। पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी क्योंकि समर को शक था कि कुछ भी हो सकता है। हर एक आदमी को चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। वही 3 गुंडों में से जो एक पैरालाइज्ड था वो आसानी से उस फंक्शन के अंदर घुस जाता है। क्योंकि वो पैरालाइज्ड था इसीलिए उस पर किसी को ज्यादा शक नहीं होता। उसके बाद वो एक फोन से एक्टिव होने वाला बॉम्ब भी साथ लेकर जाता है जिसे उसने अपनी चेयर के नीचे रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ कबीर भी फंक्शन के बाहर खड़ा होकर सबको ध्यान से देख रहा था और तभी उसकी नजर उन 2 शूटरों पर पड़ जाती है और इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ तुरंत उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है। काफी मारने पीटने के बाद वो दोनों अपना मुंह खोल देते हैं। वो बताते हैं कि फंक्शन में हमारे एक आदमी है जिसके पास फोन से एक्टिव होने वाला बॉम्ब है। और कबीर ये खबर तुरंत समर को दे देता है। समर सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि समर की वाइफ सोनिया और उसकी बेटी भी लखनऊ से यहाँ पर इस फंक्शन में आ चुके हैं। खैर, अब समर तुरंत प्रकाश के लिए कॉल करता है और फोन के सिग्नलों को कुछ टाइम के लिए जाम करवा देता है जिससे उसे थोड़ा बहुत टाइम और मिल जाता है। और उसकी नजर तभी उस पैरालाइज्ड आदमी पर पड़ती है जिसे वो तुरंत पकड़ लेता है और इस तरह एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। और यहाँ पर मुन्ना की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। वहीं समर का खबरी उसके लिए कॉल करके बताता है कि मुन्ना के साथ तुम्हारे स्टेशन से प्रीत मिली हुई है और अब प्रीत को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर अगली सुबह समर को एक नदी में अपने खबरी शाहिद की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। और तभी यहाँ पर कबीर भी आ जाता है और वो भी ये देखकर काफी दुखी होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि कबीर ने ही शाहिद को मारा था। एक्चुअली कबीर ने जब मुन्ना की फैक्ट्री से शराब और मशीनें निकाली थी तो शाहिद ने उसे देख लिया था और इसी वजह से कबीर ने शाहिद को मार दिया और अब समर के सामने दुखी होने का नाटक भी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ समर मुन्ना के घर पर रेड की प्लानिंग कर चुका था और अब वो मुन्ना को अरेस्ट करने वाला था। वहीं हम मुन्ना के बड़े भाई टीनू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा गया था और वो मुन्ना को यही समझाता है कि अभी हमारी हालत खराब है इसलिए हमारे लिए यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। इतने में वहाँ पर प्रीत आ जाती है और मुन्ना को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने फंक्शन में बम लगाया, ये मुझे क्यों नहीं बताया था। कहती है कि तुम लोगों को मारने वाले थे, मुझे लगा था सिर्फ समर को निशाना बनाओगे। एंड फिर वो कहती है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो वरना समर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद मुन्ना, टीनू और प्रीत एक अलग सीक्रेट लोकेशन वाले घर की ओर चले जाते हैं। और वहाँ पर पहुंचकर मुन्ना प्रीत को मारता है। वो उसे कहता है कि तुम समझती हो कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर समर ने भेजा है, वरना जो लड़की कभी मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी आज वो मेरे साथ रूम शेयर करने के लिए कैसे तैयार हो गई। तभी वो प्रीत के पेट में गोली मार देता है, लेकिन प्रीत के कपड़ों में समर का ट्रैकर लगा होने की वजह से समर और उसकी पूरी टीम तुरंत घर के बाहर पहुंच जाती है। और अब यहाँ पर काफी जोरदार गोलीबारी होती है, बम ब्लास्ट भी किए जाते हैं, बहुत ही हाई इंटेंसिटी फाइट होती है और फाइनली मुन्ना के सारे लोग मारे जाते हैं। आखिरकार टीनू मुन्ना को समझाता है कि अब हमारे पास लड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, सब लोग खत्म हो गए हैं, इसीलिए हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। अब मुन्ना को ना चाहते हुए भी टीनू की बात माननी पड़ती है और दोनों भाई जंगल के रास्ते भाग निकलते हैं। जंगल के रास्ते भागते वक्त मुन्ना टीनू से कहता है कि तुम मुझसे अलग हो जाओ क्योंकि समर मेरे पीछे पड़ा है, कम से कम तुम तो बच जाओगे। और इसीलिए वो दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। अब मुन्ना सीधे उसी औरत के घर पहुंचता है जहां पर वो टेंशन में जाया करता था, लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी बाहर से उसे देख लेती है और समर को तुरंत कॉल करके बता देती है। और अब जब वो कॉल कर रही होती है तभी मुन्ना उसे देख लेता है और वहीं पर उस औरत और उसके पति को जान से मार देता है। और अब वो उस छोटी बच्ची को मारने के लिए उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वहां पर समर पहुंच जाता है और अब दोनों के बीच एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब उन दोनों में फाइट हो रही थी, इसी के दौरान मुन्ना अचानक उस छोटी बच्ची को गोली मार देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। मुन्ना समर से कहता है या तो मुझे बचा लो या उस छोटी बच्ची को बचा लो, और समर तुरंत उसे छोड़कर बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और मुन्ना वहां से भाग निकलता है। लेकिन तभी वहां कबीर आ जाता है और एक गन को समर के लिए दे देता है। समर पीछे से मुन्ना को शूट कर देता है और वहीं पर मुन्ना की डेथ हो जाती है। तो गाइस, यहाँ मैं आप सभी के लिए बता देना चाहती हूँ, मुझे पर्सनली इस सीरीज का सबसे बेस्ट कैरेक्टर मुन्ना ही लगा है। उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, सच बता रही हूँ। अगर आपने इस मुन्ना को देख लिया ना तो मिर्जापुर वाले मुन्ना को आप जरूर भूल जाओगे। खैर, अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। उसके बाद छोटी बच्ची और प्रीत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और फाइनली उन दोनों की जान बचा ली जाती है। और तभी हॉस्पिटल में कबीर आ जाता है और वो गुस्से में समर से कहता है और उस पर चिल्लाता है कि आज से 12 साल पहले आपने मेरे बड़े भाई डीके को मरते हुए छोड़ दिया था और अब आप अचानक से मसीहा बन गए हैं और उसी वजह से आप उस बच्ची को बचाने के लिए मुन्ना को छोड़ रहे थे। और अब कबीर यहाँ पर समर के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है। वो समर से कहता है कि मैं वही बन्नी हूँ, वही अनाथ बच्चा हूँ जिसे आपने मरता हुआ छोड़ दिया था।
और ये सुनकर समर एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो उसे काफी समझाता है कि मैंने हमेशा तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है और डीके की मौत में मेरी कोई गलती नहीं थी। वो कहता है मैं जब तक डीके के पास पहुंचा तब तक वो मर चुका था और तुम भी मुझे कहीं नहीं मिले थे। पिछले 12 सालों से लगातार मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। डीके की मौत के गुस्से में मैंने अब तक 36 एनकाउंटर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कबीर उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और वो हॉस्पिटल से चला जाता है। और अब कबीर सीधे साहिन भाई के पास जाता है, उसे खुशखबरी देता है कि मुन्ना मारा गया। लेकिन उसे शौक लगता है क्योंकि साहिन भाई के पास पहले से ही मुन्ना का बड़ा भाई टीनू मौजूद था। टीनू साहिन से माफी मांगता है और कहता है कि जो भी सड़क है, जो भी टेंडर है, जो भी पैसा है, सारी फैक्ट्री आप ले लो, बस मुझे जिंदा रहने दो। इसीलिए साहिन भाई ने उसे अपने साथ रख लिया था। और ये देखकर कबीर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन साहिन उसे समझाता है कि ये बड़े काम का बंदा है और हमारे आगे काम आएगा। वहीं हमारा सीन जाता है प्रकाश की तरफ। अब तक वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन सच सामने आता है कि वो असल में बहुत ही करप्ट नेता था। मुन्ना के मरने के बाद जो 2 बिजनेसमैन थे जो सागवान के साथ डील कर चुके थे, वो तुरंत प्रकाश के पास पहुंचते हैं और 5000 करोड़ की डील उसके साथ कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना का बड़ा भाई टीनू साहिन भाई को लेकर सांगवान के पास जाता है और वो सांगवान से कहता है कि अब मुन्ना तो नहीं रहा, इसलिए तुम साहिन भाई के साथ डील कर लो। अब क्योंकि सांगवान को सत्ता में आना था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो साहिन के साथ डील कर लेता है और 180 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो साहिन भाई को दे देता है। अब हमारा सीन जाता है समर के ऊपर। उसकी पुलिस को छापे में वही शराब मिलती है जिसे मुन्ना की फैक्ट्री में बनाया जा रहा था। अब सवाल ये था कि मुन्ना की फैक्ट्री तो बम से उड़ा दी गई थी, तो आखिर ये शराब मार्केट में पहुंच कैसे रही थी। एंड अब समर को पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा कबीर का है और वो समझ गया कि कबीर ने डबल गेम खेला है। और ये सोचकर उसे काफी दुख होता है क्योंकि वो आज भी कहीं ना कहीं अपने बन्नी को यानी कि कबीर को प्यार करता था और वो चाहता था कि वो सुधर जाए। वहीं दूसरी तरफ हम टीनू को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर में जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई मुन्ना को पुकारता है और काफी रोता है। असल में टीनू यहाँ पर जानबूझकर साहिन भाई के साथ मिल गया था क्योंकि उसे अपने भाई मुन्ना की मौत का बदला सबसे लेना था। अब टीनू अकेले ही सांगवान के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं साहिन भाई को तुम्हारे पास इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। वो सांगवान से कहता है कि शराब बनाना सिर्फ मुझे आता है और मैं ही तुम्हारे लिए काम का बंदा हूँ, इसलिए वो उसे मदद मांगता है। टीनू सांगवान से कहता है कि मैं तुम्हारे पास साहिन भाई को कुछ टाइम के लिए भेज दूंगा, बस तुम उसे अपनी बातों में उलझा लेना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। और सांगवान भी इसके लिए रेडी हो जाता है। देन टीनू सीधा साहिन भाई के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक नया बिजनेस आइडिया है। असल में हम लोग चमड़ी की दलाली भी करते थे, इससे बहुत अच्छा पैसा आता है। साहिन भाई को ये काम पसंद तो नहीं था, लेकिन पैसे के लालच में वो हाँ कर देता है। देन टीनू साहिन से कहता है कि तुम्हें सांगवान ने मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद कबीर को वो अपने साथ लेकर सांगवान के घर चला जाता है और पीछे से टीनू अपने आदमियों के साथ कबीर की गर्लफ्रेंड साक्षी के घर पहुंच जाता है और सीधे साक्षी पर गोली चला देता है। अब ये खबर तुरंत समर के पास पहुंचती है, वो तुरंत वहां पर आता है और साक्षी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इन समय साक्षी की जान तो बच जाती है, लेकिन कबीर का बच्चा उसकी पेट में ही मारा गया। इससे कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसे लगता था कि साहिन भाई ने भी इन सब में टीनू का साथ दिया था और अब उसे बदला चाहिए था। समर उसे समझाता है थोड़ा धैर्य रखो, सही समय का इंतजार करो। खैर इसके बाद हमारा सीन जाता है सांगवान पर, जो कि उन्हीं 2 बिजनेसमैन के पास मिलने जाता है जिन्होंने उसके लिए टेंडर दिया था। और अब उसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी डील को कैंसिल करके प्रकाश के साथ क्लोज कर लिया है। सांगवान इस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि इस जमीन को सिर्फ मैं ही किसानों से ले सकता हूँ और कोई नहीं। जाते जाते वो उन दोनों बिजनेसमैनों से कहता है कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो इस पूरी सत्ता को पलट सकता है और वो मेरा जोकर है। सही समय आने पर मैं उसे सामने लेकर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ साहिन भाई भी टीनू के साथ मिल चुका था क्योंकि उसे पता था कि अब कबीर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि कबीर उसे मारे, साहिन ने प्लान किया कि वही कबीर को मार देगा और अब इसीलिए साहिन और टीनू उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं। कबीर उनसे मिलने के लिए चाहता है, लेकिन समर उसकी जैकेट में ट्रैकर लगा देता है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। ट्रैक करते हुए समर भी वहीं पर पहुंच जाता है और फिर क्या था, अब यहाँ पर हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। चारों तरफ गोलियां चल रही थी और इन्हीं के बीच कबीर साहिन भाई को काफी ब्रूटली तरीके से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ समर टीनू के पीछे पड़ गया था और उसे वहीं पर शूट करके उसका भी खेल खत्म कर देता है। अब हमारा सीन जाता है सांगवान पर, जो कि उन्हीं 2 बिजनेसमैन के पास मिलने के लिए गया और उनसे कहता है कि अब ज्वालाबाद में तो कोई जिंदा नहीं बचा है और अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए काम करेगा। वो कहता है कि अब इस ज्वालाबाद में सिर्फ मेरे ही जोकर का राज होगा और अब वो अपने जोकर को उन दोनों बिजनेसमैन के सामने लेकर आता है। सो गाइज यहाँ पर एंट्री होती है कबीर की, यानी कि सांगवान का जो सीक्रेट जोकर था वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था। और अब यहाँ पर कबीर कहता है कि मुझे समर को तड़पते हुए देखना है। मैं चाहूँ तो उसे सीधा मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, जितने साल उसने मुझे तड़पाया है उतने ही साल वो तड़पेगा। और इसी वजह से वो अपना एक शूटर समर की फैमिली यानी उसकी पत्नी सोनिया और उसकी बेटी को मारने के लिए भेज देता है। और अब एक तरफ शूटर उन्हें शूट करने वाला था, वहीं उसकी बेटी और उसकी पत्नी
खेल रहे थे, एक तरफ समर को दिखाया जाता है और एक तरफ कबीर के गुस्से को दिखाया जाता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कबीर सांगवान के साथ कैसे जुड़ा? क्या सांगवान ने ही उसे बचपन से पाला था? क्या ये सब उसका प्लान था या फिर कुछ और? इन सारे सवालों के जवाब हमें सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। गाइस, हालांकि मैंने इस सीरीज को यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक बार आप जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज का जो मजा है ना, वो एक्सप्लेनेशन सुनने में नहीं है बल्कि उसे देखने में है। मुन्ना की जो धांसू एक्टिंग है ना, सच बोल रही हूँ, मिर्जापुर को भूल जाओ। क्या है ना कि सीरीज का ज्यादा हाइप मैंने देखा नहीं है और अभी तक किसी ने इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है। जितना प्यार इस सीरीज को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि शायद लोगों को इसकी स्टोरी के बारे में पता ही नहीं है। तो एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। सबसे लास्ट में यही कहूंगी कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।